दिस विल मूव यू। 6 साल की उम्र से परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी। सबका प्रेशर ये था कि ये क्लासिकल ही सीखेगी। मैं बड़ी क्लियर थी कि मुझे क्लासिकल नहीं गाना। 3 की एज में मैंने जब सारे गामा पाधा निसा गाया तो वो परफेक्ट नोट्स थे। ओह माय गॉड। जब म्यूजिक बड़ी कमाल की चीज़ है, इसको आप किसी भी सांचे में डालेंगे ना, ये वैसा बन जाता है। गा के बता सकती हैं? एक हल्ला कोनो मैं डर दिया, एक मौला कोनो मैं डर दिया। अमेजिंग। But it's beautiful. It's divine. इसको नेगेटिव पावर भी उतना ही पावरफुली यूज कर सकती है जितनी पॉजिटिव पावर यूज कर सकती है। अच्छा कमर्शियल साइड अच्छा पैसा देता है अच्छा। कि तो आप देखिए कितना पैसा है म्यूजिशियंस के पास। मैं घंटों घंटों सिर्फ सा गाते हुए गुजार सकती हूँ। पब में सूफी हो सकता है, मैं नहीं मानती नहीं हो सकता। तो ऐसे में म्यूजिक का मायना कहाँ रह गया? देखिए मैं जो गाना गाती हूँ वो रूह का गाना है। आपने इंडिया से बाहर भी परफॉर्म किया? बैंक बैलेंस थोड़ा लो होने लग जाता है तो परमात्मा कॉन्सर्ट दिलवा देते हैं। नमस्कार, वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड। आपने जब अकेले बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि म्यूजिक एक थेरेपी है, बट आपने ये भी सुना होगा कि म्यूजिक एक इबादत है। और ये बात बिल्कुल सही है। जब हम भक्ति म्यूजिक की बात करते हैं, हम गुरबानी की बात करते हैं, हम सूफी म्यूजिक की बात करते हैं, ये एक्चुअली इबादत है। ये आपको आपके बियॉन्ड ले जाती है। ये आपको उस सुपर पावर से जोड़ देती है जिसकी हम सब कामना करते हैं। तो आज जो हमारे साथ हैं, उन्होंने 6 साल की उम्र से परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी भक्ति म्यूज़िक में गुजारी है। इनका नाम है रागिनी रेणु। इनके गुरु रहे हैं पंडित भजन सुपोरी। तो इनकी लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट म्यूज़िक एंड डिवोशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द करेज टू वॉक द पाथ दैट वेरी फ्यू पीपल थिंक दे कैन। नाउ ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ज़रा सा भी स्पिरिचुअलिटी या म्यूज़िक का शौक है या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, दिस विल मूव यू। सो लेट्स वेलकम रागिनी। वेलकम रागिनी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू विपिन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। या रागिनी, एक चीज़ बताइए, 6 साल की उम्र में तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो गलियों में पटाखे चला रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था। आपने म्यूज़िक परफॉर्म करना कैसे शुरू कर दिया? तो मैं एक जो मेरा जन्म है वो एक म्यूज़िकल फैमिली में हुआ है। मेरे फादर उस्ताद इमरत अली खान साहब से सितार सीखे हैं। मेरी मदर वाज अ म्यूज़िक लेक्चरर एंड Okay. शी इज़ अ वेरी वेरी कहते हैं ना जिसको बहुत ही ज्ञानी है वो इस सब्जेक्ट को लेके। तो जब मैं आई थिंक जब मैंने होश संभाला तो मेरे कानों में मेरी मदर का रियाज़ आता था, मेरे कानों अच्छा। में मेरे फादर का रियाज़ होता था। और दूसरा, हमारे घर का माहौल ऐसा था कि मैंने कभी एक सर्टेन एज तक बॉलीवुड सुना ही नहीं था। मतलब द मैक्सिमम लाइट जो म्यूज़िक मैंने सुना था वो था उस्ताद नुसरत अली खान साहब। अच्छा। हाँ, वो मेरे लिए लाइट था। वो- तो बाकी हमारे घर में माहौल ही ऐसा था कि म्यूज़िक हो ही रहा था सारा टाइम। तो जब मैंने थोड़ा सा आई थिंक गाना में इंट्रोड्यूस हमारी फैमिलीज़ में, आई कम फ्रॉम अ नामधारी फैमिली, और हमारी फैमिलीज़ में म्यूज़िक सिखाया ही जाता है। आप उसको लें प्रोफेशनली ना लें वो बहुत अलग बात है, बट सिखाया सबको जाता है। और सिखाया इसलिए जाता है कि ताकि आप अच्छे रसिक बन पाएँ, अच्छा। so that you can be a good listener, because if you are a good listener that is a gift you have for life। रसिक का मतलब होता है? जो सुन सके, Okay. जो म्यूज़िक समझ सके। तो अगर आपने म्यूज़िक सीखा है, अगर आपको डिस्टिंक्शंस पता है, आपको सा रे गामा पाधा नीसा ये डिस्टिंक्शन पता है आपको, तो आप को सुनेगा वो अलग तरीके से। तो जैसे आप उसको जैसे आप ग्रहण कर पाए, उसके लिए हमें सिखाया जाता था म्यूज़िक,
कि आप अच्छे श्रोता बने, आप अच्छे सुनने वाले बने। तो आई थिंक आई वॉज परहैप्स द फर्स्ट फीमेल इन माई फैमिली विच आई थिंक जो मुझे लगता है मैं थी, जिसने इसको प्रोफेशनली लिया, और जिसमें करेज था कि एक्चुअली मुझ में क्या करेज था, मेरे पेरेंट्स में ये करेज था कि वो मुझे पुश किए कि नो यू सिंग ऑन स्टेज। तो बहुत अर्ली ऑन जब मैंने गाना शुरू किया, तो 3 की एज में मैंने जब सारे गामा पाधा निसा गाया तो वो परफेक्ट नोट्स थे। तो माई पेरेंट्स गॉट वेरी एक्साइटेड कि शी हैज़ द गिफ्ट। तो एक म्यूज़िक में चीज़ होती है कि आपके पास गिफ्ट हो, ठीक है। तो वो बेसिक ताल, बेसिक जो सुर था, वो मुझे मालिक की तरफ से गिफ्ट मिला था। तो फिर मेरे पेरेंट्स को लगा कि चलो सिखाया तो जा ही रहा था, पर देन ऑफ कोर्स दे वर अ लिटिल मोर एम्बिशियस कि हो सकता है कुछ अच्छा करे। तो आई कम फ्रॉम जम्मू, इट्स अ स्मॉल सिटी। तो गिवन माई फादर वॉज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, तो स्टेज मिलना वॉज वेरी ईजी फॉर मी। अच्छा। तो उसमें मुझे कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ा। तो क्योंकि सुर में गाती थी तो चढ़ा देते थे कहीं पे भी स्टेज पे, तो मैं भी गा लेती थी। तो वैसे था। तो जो अभी आपने बोला कि सारे गामा, इसके अगर आपको डिस्टिंक्शन पता हो तो आसान हो जाता है, तो क्या है इसकी डिस्टिंक्शन? तो देखिए साउंड है, ठीक है। जब मैं कहती हूँ सा का साउंड रे से अलग है, ठीक है। रे का साउंड गा से अलग है। तो अपनी लिसनिंग में आप इस साउंड को सुन पाएं, कि आपको पता हो कि बजा अगर सा है, से मैंने कहा सा रे गा मा पा, ठीक है। अब मैं गाती हूँ पा। तो अगर आपको पता हो कि ये पा है, ये पा का साउंड है और ये सा का साउंड है, उसको हम कहते हैं कि ये डिस्टिंक्शन आपको पता है कि उससे सा और उससे कहाँ स्टैंड करता है, रे कहाँ स्टैंड करता है, गा कहाँ स्टैंड करता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे। बिल्कुल वो साउंड तो सेम है ना। अगर आप वेस्टर्न भी ले तो डोरे मीफा है वहाँ पे, तो वो भी सेम है साउंड, ठीक है ना। तो वो जो बेसिक 7 सुर हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो हर म्यूजिक में सेम है, और उसी से सारा म्यूजिक बनता है। बिल्कुल। और आप फिर ये सूफी म्यूजिक की तरफ कैसे आई? तो उसकी एक लंबी सी कहानी है। कोई तो बात लंबी नहीं। कहानी ये है कि मैं जब दिल्ली आई थी, मैं ग्रेजुएशन के लिए आई थी और म्यूज़िक सीखने के लिए आई थी। तो एज आई टोल्ड यू, आई कम फ्रॉम अ क्लासिकल म्यूज़िक फैमिली। तो मेरे को सबका प्रेशर ये था कि ये क्लासिकल ही सीखेगी, वही सीखना चाहिए, वही राइट है, आवाज़ अच्छी है, और बुलंद क्लासिकल में आवाज़ है। क्या खासकर? क्लासिकल में ख्याल गायकी, तो अच्छा। वही सबका था कि वही सीखनी चाहिए, वही गानी चाहिए। पर एक सर्टेन एज पे आके मैं बड़ी क्लियर थी कि मुझे क्लासिकल नहीं गाना, मुझे कुछ ऐसा गाना है जिसमें मैं फ्री रहूं। तो क्लासिकल में बहुत सारी बंदिशें रहती हैं, ठीक जैसे? है? आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आप राग जब गाते हैं तो आपके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स डिवाइन, ओके। बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए वो नहीं है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर फर्दर। तो जब मैं दिल्ली आई तो मैं अपने गुरु पंडित भजन सोपुरी जी से मिली, जिनको मेरे फादर पहले जानते थे और मिले हुए थे। तो आई डोंट नो, वो डिवाइन होता है, वो डिवाइन प्लान होता है जब आप अपने गुरु से मिलना होता है आपको। तो जब मैं अपने गुरु से मिली तो वो बहुत मतलब बहुत ही मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था उनसे मिलना। पर जब उनसे मिली तो मैं वहाँ पे लाइट सीखने गई थी। ही वॉज अ कंपोजर, ही वॉज अ ग्रेट संतूर प्लेयर। बट लाइट का क्या माना है? लाइट का मतलब कि जैसे जितना भी आप पॉपुलर म्यूजिक सुनते हैं, जैसे आपने गज़ल सुना, इवन सूफी भी लाइट में ही आता है, तो ये सब लाइट म्यूजिक है। सूफी लाइट में आता है? सूफी इज लाइट। लोग तो ज्यादातर जब सुनते हैं वो सोचते हैं सूफी इज लाइक हाँ, बट नहीं, वो डीप म्यूजिक। लाइट म्यूजिक में आता है। इट इज़ डीप म्यूजिक, बट वो लाइट है। क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल अलग है। तो मेरे गुरुजी इज अ क्लासिकल म्यूजिशियन, बट ही ऑल्सो हैड अनदर साइड विच वॉज, ही वॉज अ ग्रेट कंपोजर। तो आई वेंट टू हिम एज अ सिंगर हु वॉज विद अ कंपोजर। तो जब मैं अपने गुरुजी के पास आई तो मैं वहाँ पे लाइट, जैसे
प्लेबैक का वॉइस थ्रो और कॉम्पोजिशनल थोड़ी सी अपनी कॉम्पोजिशन बढ़ाने के लिए और गज़ल गायकी सीखने के लिए गई थी, ठीक है। एट दैट टाइम आई वॉज आई थिंक अराउंड 16। पर जैसे ही मेरी लाइफ थोड़ी आगे चली तो अराउंड 20 आई मेट माई स्पिरिचुअल गुरु। तो वो अपने आप में एक लंबी कहानी है। तो जब मैं अपने स्पिरिचुअल गुरु से मिली तो मुझ में बहुत विरह आ गया। मतलब विरह टू अ लेवल, मुझे दुनिया दिखती ही नहीं थी। और एट सच ए यंग एज मतलब कुछ भी चीज़ का मायने नहीं दिखता था। तो वो एकदम एक्सट्रीम था मेरे लिए। तो पर जब मेरे गुरुजी ने वो देखा तो उन्होंने बोला कि हम इसको चैनलाइज कर सकते हैं तुम्हारे म्यूज़िक में, बिकॉज दिस इज़ वॉट यूर फीलिंग, यू शुड बी ट्रू टू योर म्यूज़िक। तो उनका ये सजेशन था कि क्यों ना सूफ़ी तुम गाना शुरू करो। तो फिर then it was a very long journey with him. I think I spent around next 15 to 20 years with him, just composing, the saints, उनका पोइट्री लेके हम लोग उसको कंपोज करते थे, ठीक है। फिर उसकी बढ़त रहती थी और फिर वो इट वॉज अ लॉन्ग टीडियस प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस था। तो 15-20 साल हमने उस पर काम किया, बहुत सारे संतों पे। तो अब आप अपने आप को क्या कहती हैं? आप सूफ़ी म्यूजिक सिंगर है या आप भक्ति सिंगर हैं या आप गुरबानी भी गाती हैं? तो आप अपने आप को कहाँ? देखो, मेरे को तो डिस्टिंक्शन भी नहीं समझ में आती है, ठीक तीनों है। में फ़र्क नहीं अब मुझे नज़र? कुछ फ़र्क नहीं दिखता। मुझे अगर से मैं कृष्ण भजन गा रही हूँ, ठीक है, और मेरी क्या कहते हैं, वो जो चेतना है वो मेरे मालिक के साथ जुड़ रही है, तो मेरे लिए वही सब कुछ है, ठीक है। अगर मैं माँ काली को गा रही हूँ, जो कि मैं बहुत गाती हूँ, तो मुझे उसमें भी उतना ही मज़ा आता है। जब मैं अल्लाह बोलती हूँ, उसमें भी मेरी वृत्ति लग जाती है। तो मुझे फ़र्क नहीं दिखता। अगर आप पूछो तो ये नाम तो हम लोगों ने दे रखे हैं, ये है, ये है। हाँ, मेरी जो तालीम है वो सूफ़ी काफ़ी गायकी में हुई है। तो ओके। वो दैट इज़ समथिंग जिसमें मैं सीखी हूँ। तो कहीं न कहीं ऑफ़ कोर्स वो स्टाइल मेरे हर गाने में दिखता ही होगा। बट अगर आप मुझे पूछोगे पोएट्री में, मुझे किसी में भी फ़र्क नहीं दिखता। ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ़ का पर्सनल। आप तीनों चीज़ें अलग-अलग गा के बता सकती हैं और हमें ऐसा महसूस हो कि फ़र्क नहीं है? मैं आपको सूफ़ी सुना सकती हूँ हुँ, और क्या कहते हैं, गुरबानी मैं अभी नहीं सुना पाऊँगी बिकॉज़ उसकी एक सर्टेन मर्यादा है। हुँ, तो सूफ़ी मैं आपको सुनाती हूँ। सुनाइए। सचल सरमस्त का ये कलाम है और कॉम्पोजिशन मेरे गुरुजी पंडित भजन सोपुरी जी की है। सोहणे यार दी गडोली भरदी हाँ, माही यार दी गडोली भरदी हाँ। सोहणे यार दी ओ माही यार दी, हो सच यार दी गडोली भरदियाँ, हो माही यार दी गडोली भरदियाँ, माही यार दी गडोली भरदियाँ। एक एक अल्लाह कोलो मैं डर दिया, एक अल्लाह कोलो मैं डर दिया, एक मौला कोलो मैं डर दिया, सोने दी गडोली पर दिया। तो ये सिंधी लैंग्वेज में है। सिंधी लैंग्वेज में? हाँ, अब मैं आपको कबीर का कुछ सुनाती हूँ। युगाना युगाना हम योगी, युगाना युगाना हम योगी, युगाना युगाना हम योगी। आवे ना जावे, आवे ना जावे, आवे ना जावे, मिट
शब्द अनाहद भोगी, युगन युगन हम योगी। अवधूता अवधूता, युगन युगन हम योगी, हम योगी, युगन युगन हम योगी। अमेजिंग, अमेजिंग। यहाँ का एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया आपने। तो रागिनी, ये म्यूजिक ने आपकी लाइफ को कैसे बदला है? या देखो, मैं कहूँगा शेप किया है, क्योंकि आप तो हाँ, आई पैदा एम ही अ म्यूजिक। फिश इन द वाटर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कैसे शेप किया है? देखो, म्यूजिक इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बट इट इज़ ऑल्सो लाइक अ टूल। ठीक है, मेरा जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है संतों से, उनकी वाणी से। तो जो मेरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूज़िक है वो परमात्मा है। हम्म, तो मतलब कहते हैं ना कि अच्छा, म्यूज़िक बड़ी कमाल की चीज़ है। इसको आप किसी भी सांचे में डालेंगे ना, ये वैसा बन जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें, और बहुत ही पावरफुल टूल है, अगर आप चाहें तो इससे रेवोल्यूशन ला सकते हैं। हम्म, ओके, आप गा के लफ्ज़ों को बोल दें, ओके, और वो गाना हिट हो जाए, सच में रेवोल्यूशन आ जाती है। हम्म, आप चाहे तो इससे आज़ादी ले सकते हैं, और बड़ी बड़ी सत्ताओं से आज़ादी ले सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इससे आप एक पूरी पीढ़ी ख़त्म कर सकते हैं। ओके, अगर आप नॉर्मलाइज कर दो म्यूज़िक के द्वारा ड्रग्स को, अल्कोहल को, तो सबको वो नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। तो इसको नेगेटिव पावर भी उतना ही पावरफुली यूज़ कर सकती है जितनी पॉजिटिव पावर यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट आपका म्यूज़िक करने के पीछे जो है वो रिजल्ट देता है। हम्म, ठीक है, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट है कि मुझे बहुत बड़ा स्टार दे, बहुत नेम दे, फेम दे, तो ये आपको वो दे देगा। अच्छा। हाँ, ऑफ कोर्स देगा, कि तो आप देखिए कितना पैसा है म्यूजिशियंस के पास। पर अगर आपका कॉन्टेक्स्ट है कि ये मेरी इबादत है, तो फिर तो आपको फकीरी देगा ना। अब मैं क्या कंप्लेन करूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने तो मांगा ही वही है ना। हाँ हाँ, मैंने तो फकीरी मांगी। हाँ। तो आपका कहने का मतलब है, जो लोग म्यूजिक के थ्रू ये मानते हैं कि मेरे को नेम फेम मिल जाए, ऑफ कोर्स उनको मिल मिल जाता है, ऑफ कोर्स मिल सबको मिल जाता बहुत। देखो, कुछ कुछ आपके स्टार्स भी होते हैं, है। वो फिर देखिए, स्टार्स और मांगना, वो अगर आप मांगते हैं और उस शिद्दत से मांगते हैं तो आपके स्टार्स अलाइंड होते ही हैं, हम्म, तभी वो हो जाता हम्म, है ना। पर है ये बहुत पावरफुल टूल, अगर आप इसको साध लें तो बहुत चीज़ें सज जाती हैं। हम्म। तो आप, अब मैं इसको डिफरेंटली क्वेश्चन को पूछूंगा, क्योंकि आप तो पैदा म्यूजिक में हुई, तो आप अपनी लाइफ को और जो लोग म्यूजिक में नहीं हैं उनकी लाइफ में क्या डिफरेंशिएट कर पाती हैं? आई थिंक थोड़ी सी हम ओवर सेंसिटिव होते हैं अच्छा। ज़िंदगी को देख के। से जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि हल्का सा मैं किसी को ऐसे देखती थी ना, गरीब गरीब है कोई, अगर कोई से दरवाजे पे आ जाता था, भिखारी आ जाता था, तो मैं दिनों दिन रोती थी हम्म, कि क्यों, वाई द डिफरेंस। तो वो एक ओवर सेंसिटिविटी है। वो ओके, हालांकि मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया है। कंट्रोल किया है, अपने आप को बहुत समझाया है कि यार इतनी सेंसिटिविटी भी अच्छी बात थोड़ी है, लोग यूज़ करते हैं आपको। पर फिर भी है। वो तो रहता ही, वो जो पहली चीज तुम करोगे, तुम बेवकूफ़ी करोगे। अकल फिर बाद में, खराब करने के बाद काम फिर अकल आती है। हाँ तो वो एक ओवर सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम रहती है म्यूजिशियंस की। हाँ। दूसरा, अ, आज की दुनिया में तो कहूँ तो बेवकूफ़ी माना जाएगा। माना जाएगा, मतलब कोई इंटेलिजेंस नहीं है इसमें। हाँ। फिर थोड़ा सा जैसे एस्थेटिक्स डिफरेंट होते हैं, मतलब आप जैसे एक चीज़ को देख रहे हैं, उस देखने में फ़र्क है। जैसे एक एग्जांपल दो। से अगर मैं एक पेड़ को देख रही हूँ, अगर मैं नेचर में हूँ, आई कैन स्पेंड 10 आवर्स
just admiring that. Like really I can. Like I can be with it. मैं घंटों घंटों सिर्फ सा गाते हुए गुजार सकती हूँ. मुझे अच्छा. मजे आते हैं. पेशेंस है बहुत. पेशेंस आ जाती है. पेशेंस आ जाती है. तुम थोड़ी सी तुम्हारी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है. थोड़ी सी. काफी अच्छी बढ़ जाती है. जरने की भी क्षमता बढ़ जाती है ना. तो बहुत छोटे छोटे आई थिंक. पर आप ये चीजें ये चीज आप कहीं पे भी साध दो, किसी भी फील्ड में साध दो, आई थिंक आ ही जाती है. अच्छा. हाँ मतलब साधने का मतलब क्या होता है? साधने का मतलब ये होता है कि आप कोई एक चीज को लेके बैठे हैं, ठीक है, और आप अपनी बोरियत के बियॉन्ड चले जाएं. समझ रहे हैं? बहुत डिफिकल्ट है. अगर मैं कहती हूँ कि मतलब आज भी मुझे वही प्रैक्टिसेस करनी है जो मुझे 3 साल की उम्र से मुझे सिखानी शुरू कर दी थी. मतलब अभी भी जब मेरे को अपना नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो मैं सरगम ही प्रैक्टिस करती हूँ. मैं तान ही प्रैक्टिस करती हूँ. आज भी मतलब जैसे मुझे लगता है कि नहीं यार वॉइस में अब थोड़ा सा वो दम खत्म हो रहा है, तो मैं खरज ही प्रैक्टिस करती हूँ. तो वो वही प्रैक्टिसेस हैं जो मैं बचपन से कर रही हूँ. और उसको करते करते बोर हो जाते हो जब कितना उसके किस लेवल का. हाँ. अभी भी जब मैं रियाज पे बैठती हूँ ना तो पहला मेरा यही होता ओ गॉड फिर से अच्छा. वही है ना. पर ब्रेक थ्रू कहाँ है? ब्रेक थ्रू यहाँ है जब आप नहीं रहते. वो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि द डिवाइन कैन फ्लो थ्रू यू. जब हम क्रिएट करते हैं, देखिए सुर क्या है ना. कभी से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सो आपने से 3 सुर लेते हैं. हाँ, सा रे गा, ठीक है. अब सा रे गा को रेगा सा भी कहने का तरीका है, गा सा रे भी कहने का तरीका है, ठीक है. सा गा भी कहने का तरीका है ना. रे सा भी कहने का तरीका है. तो इसको आप अनगिनत तरीकों से कह सकते हैं, ठीक है. और वहां फिर आपकी क्रिएटिविटी आती है. वहां फिर आपको मजे आना शुरू हो जाते हैं. तो सज जाता है ना तो फिर मजे. तब वो आप में और सुर में फर्क नहीं रहता. वो भी हो जाता है. मेरे को तो नहीं लगता मैंने अभी वो अचीव किया है, पर आई होप कभी कर लूं. एक चीज बताओ. अब जैसे आपने बोला कि बेवकूफ़ी भी कहते हैं. अब जो कमर्शियल दुनिया है उसमें सूफ़ी म्यूज़िक को मुझे ऐसे लगता है कि जो एक्चुअल सूफ़ी म्यूज़िक था वो भी कहीं शायद सुनाई नहीं देता, बट उसको एक कमर्शियल एंगल से यूज़ किया जाता है. उसको चाहे पार्टीज़ में या इवेंट्स में, जी सूफ़ी नाइट है, और ज़रूरी नहीं है जो सामने सिंगर बैठे हों उनको उतनी सधे हुए हों इसमें. अब वो दुनिया चल रही है और इधर आप बात कर रहे हैं 6 घंटे रियाज की. तो फिर ये इन दोनों में क्या मैच है? कोई मैच नहीं है. हाँ. बट मैं बताऊँ ना, इसमें भी बात ये है कि चॉइस है. म्यूजिशियन के पास चॉइस है. कभी कभी म्यूजिशियन के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कमाना भी है, और ट्रस्ट मी कमर्शियल साइड अच्छा पैसा देता है. बिल्कुल देता है ना. अब मैं कहूँ कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ. पहले मेरे पेरेंट्स ठीक ठाक फैमिली से थी, फिर शादी ठीक ठाक फैमिली में हो गई. तो मुझे एटलीस्ट वो एंगल तो नहीं सोचना पड़ रहा ना कि मजबूरी है कमाने की. तो मैं कर पा रही हूँ. लाइक मेरे जो हस्बैंड हैं अभय रुस्तम सोपोरी, तो वो तो मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि कॉन्सर्ट्स थी ही नहीं. एंड गुड पॉइंट ऑफ टाइम लाइक 7-8 years ओके बिफोर कोविड. एंड ये भी नहीं कि कोविड टाइम में ऐसा हुआ, कोविड के पहले. दैट वाज वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम इन माय लाइफ. तो उस पॉइंट पे अभय का बस एक ही कहना था कि तुम रियाज करो. तुम सोचो कि तुम्हारा काम सिर्फ 6 घंटा रियाज करना है, वो तुम करो. और पैसा आता है नहीं आता है, कॉन्सर्ट आता है नहीं आता है, इट्स सेकेंडरी. अभी भी उनका वही स्टैंड है कि तुम म्यूजिक करो, तुम्हें नहीं सोचना. तो ये पर प्रिविलेज कितने लोगों के पास होता है? ये नहीं है लोगों के पास. इसलिए वो कमर्शियल एंगल में चले जाते हैं. अब बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भी है कि सुनने वाले भी वो नहीं रहे, है ना. श्रोता भी नहीं है. पहले ज़माने ऐसा होता था कि अगर मेहंदी हसन साहब गा रहे हैं तो सारी रात लोग सुन लेते थे. अब किसके पास टाइम है, किसके पास पेशेंस है?
हाँ, मैं एक पीछे किसी रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पे हम्म, मुझे नहीं पता था, बट लिखा हुआ था सूफ़ी या कव्वाली कुछ लिखा हुआ था, हम्म, तो और वो लोग गाने आए हम्म, और उन्होंने मेरे ख्याल से 40-45 मिनट कुछ कव्वाली या सूफ़ी गाने की कोशिश की होगी और हम्म, उसके बाद वो बॉलीवुड गा रहे थे हम्म, हम्म, और बॉलीवुड पे लोग नाच रहे थे। हम्म, तो द बॉलीवुड थीम वाज़ मोर अप्रिशिएटेड देन व्हाट दे वर डूइंग अर्लियर। तो हम्म। ऐसे में म्यूज़िक का मायना कहाँ रह गया? देखो, मैं किसी का तो नहीं कह सकती, पर मैं अपना कह सकती हूँ। जब मैं स्टेज पे बैठती हूँ, मैं अपने स्पिरिचुअल गुरु की फ़ोटो सामने रखती हूँ, ओके। ठीक है? मैं माँ की कुछ विभूतियाँ सामने रखती हूँ, ठीक है? तो जब मतलब बेसिकली मैं स्टेज पे उनको पहले बिठाती हूँ हुँ, और फिर मैं बैठती हूँ, हुँ, हाँ? तो जब ऐसा माहौल है और जब मैं वहाँ पे एकदम सरेंडरेंस में बैठी हूँ कि मालिक अब तुम ले लो, अब हुँ, मैं नहीं हूँ, हुँ, तो वहाँ कहाँ पॉसिबल है कि सामने लोग नाच पड़ते हैं। हमारे भी कॉन्सर्ट्स में ऐसी हुँ, बात नहीं है कि नाच लेते हैं लोग, पर बात ये भी है ना विपिन कि अ, हम ऐसी स्टेट पे होते हैं कभी कभी, तो मैं मतलब मेरे आंसू ऐसे बह रहे होते हैं कि मैं सच में गा ही बहुत मुश्किल से पा रही होती हूँ। हुँ, जब मेरी इबादत का लेवल वो है उस टाइम पे, तो कहाँ पॉसिबल है ना कि सामने लोग बातें कर रहे हो और कुछ भी कर रहे हो तो वो हो जाए। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं की हूँ, मैं थोड़ी-सी कॉन्सर्ट्स की हूँ, एक टाइम पे जब मुझे दोबारा वापस आना था सीन में। बट बहुत अनफुलफिलिंग है। पैसा बहुत है, मतलब कभी-कभी 1 घंटे का बहुत अच्छा पैसा भी मिल जाता है, बट एज़ एन आर्टिस्ट मज़ा नहीं आता। हुँ। तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ तो ऐसी कई आती होंगी, आज भी आती होंगी कि आप हाँ, कमर्शियल म्यूज़िक करिए। शादी वगैरह का भी आता है, हाँ, तो पता नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ नहीं येस। कर पाते। जब भी किया है येस, तो मैं हमेशा बड़ी अनफुलफिल्ड आई हूँ, हाँ, मज़ा नहीं आया। क्यों क्या होता है अब उस जब आप गए, आप अपने हिसाब से गा रहे हो तो फिर क्या होता है उसके आगे? एक तो आप गा भी नहीं पाते हो, हुँ, है ना? मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब जैसे आप हम गए, शादी का किया, उसमें क्या हुआ ऐसा? शादी मैंने किया नहीं है, अच्छा, किया एक नहीं है। फ्रेंड की शादी के लिए गाया था। अच्छा, हाँ, हमारी कॉमन अदरवाइज़ फ्रेंड है, हाँ, तो उसकी शादी के लिए हमने गाया था। पर वो फिर सिनेरियो बहुत अलग था, म्यूज़िशियंस बहुत अलग थे और मैं फ़ोक गा रही थी, मैं सूफ़ी नहीं गा रही थी। अच्छा। हाँ, अदरवाइज़ किसी इवेंट में कभी आपने कमर्शियली गाया है, जहाँ पे आप अनफुलफिल्ड वापस आए हो? बड़ी दफ़ा। उसमें क्या हुआ? उसमें ये होता है कि अ, एक तो नंबर 1 लोगों की अटेंशन नहीं हुँ, है ना? तो लोगों का अटेंशन नहीं है, तो वो एनर्जी क्रिएट ही नहीं होती ठीक है। है ना? देखिए, हम में क्या कहते हैं, म्यूज़िशियंस में क्या कहते हैं कि जब आप कभी किसी कॉन्सर्ट में गए हैं, जहाँ पे आपका दिल करे कि ये कॉन्सर्ट खत्म ही ना हो, हाँ, बहुत बार। होता है ना? हाँ, तो क्या होता है ऐसा कि एकदम से इतना मज़ा आने लग जाता है? हुँ। सतिंदर सरताज का कॉन्सर्ट ऐसा था, मुझे याद है, 2 हाँ, बार मैंने उनका अटेंड किया, मेरा मन ही नहीं किया ये खत्म हो। है ना? हुँ, होता है, बड़ी दफ़ा हुँ, होता है। तो उस टाइम पे पता है क्या होता है? अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है, ढाई घंटे हो गए गाते हुए, अभी भी लोग सुन सकते हैं। हुँ, तो क्या हो रहा है? मतलब मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर रही हूँ, मैं तो आई थिंक वही गाए जा रही हूँ जो सुना भी होगा उन्होंने या नहीं सुना होगा। अ, होता क्या है, कहते हैं कि जब अच्छा गाना बजाना हो रहा हो या जब वृत्ति वाला गाना बजाना हो, जब हुँ, तुम्हारी वृत्ति लगी हुई है, गाना बजाना हो रहा है, तो ऊपर की एंटिटीज़ आती हैं हुँ, एंड वो मज़ा ले रही होती हैं और उनके मज़े में हम मज़ा ले रहे होते हैं। तो हुँ, कभी-कभी तो हम कहते हैं कि गंधर्व खुद आते हैं अच्छा। सुनने। हाँ। तो वो इतना मज़ा आ रहा होता है कि ऑडियंस को एक अलग मज़ा आ रहा होता है। तो बताओ कैसे क्रिएट होगा हुँ, ऐसे माहौल में? हुँ। वो हो ही नहीं सकता। मेरे को कोई चाहे जो मर्ज़ी कह दे कि पब में सूफ़ी हो सकता है, मैं नहीं मानती वो हो सकता है। मगर आजकल तो पब्स में ही होता है। अब कमाल हो गया मैं ना, आज रात को भी एक पब में मतलब जा रहा हूँ। कमाल ही हो गया। मैं आज रात को भी मैं नाम नहीं लूँगा मगर मैं आज रात को भी एक ऐसी पब कह लो, नाइट क्लब कह लो, हाँ, जहाँ जा रहा हूँ जहाँ एक रिनोन्ड सूफ़ी एंड फ़ोक सिंगर आ रहे हैं। तो वहाँ गॉड हो ब्लेस नहीं देम। वहाँ नहीं हो सकता आप कहने का मतलब। नहीं, एनर्जी नहीं क्रिएट हो सकती। तो बहुत प्योर चीज़ है, बहुत अच्छा। ऊँची चीज़ है, बहुत ऊपर की बात है ये। हुँ, कैसे हो जाएगा? हुँ। नहीं हो सकता। तो वो लोग जो उनको वहाँ पे मज़ा आ रहा होता है, तो उसमें वो आधा तो इसक अल्कोहल एल्को मज़ा करता हाँ, है। ठीक है, सब आई थिंक सब खुमारी उसी की है, ये भी शायद होगा इसमें भी उसी की कोई रज़ा, कुछ उसका। हाँ, हाँ। मगर मगर इसमें जो प्योरेस्ट है, जो प्योर म्यूज़िक है, हाँ, उसका फ्यूचर क्या दिखता है आपको? पता नहीं, भगवान जाने। अच्छा, हाँ,
तो आपको सोशल मीडिया से कभी प्रेशर नहीं है कि आपको सोशल मीडिया? अब मैं थोड़ा-थोड़ा करने लगी हूँ हाँ, और मुझे मज़ा आ रहा है। तो हाँ। मेरा वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि अ, मुझे इसमें नहीं मज़ा आता कि मैं अपना प्रचार करूँ। हुँ, समझ रहे हो? वो हुँ, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटी-सी गेम है। हुँ, अ, तो अभी रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया है हुँ, और मुझे मज़े आ रहे हैं और मुझे मज़े आ रहे हैं शेयर करने में, हुँ, अपनी क्रिएटिव क्रिएटिव एक्सप्रेशन शेयर करने में, हुँ, है ना? तो वो बहुत अलग है मेरे लिए। तो वो उसमें ये नहीं है मुझे कि नंबर इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी मेरी एक लास्ट वीडियो थी उसको 2 लाख व्यूज़ मिल गए। तो आई थिंक जब मैं छोटी थी तब उसकी चाह थी, हुँ, बहुत चाह थी, है ना? कि अरे कैसा कि होता फ़ेम होगा मिल जब जाए। आपके मिलियन व्यूज़ हो जाते होंगे। पर आई थिंक वो भी ना हमारे हाथ में तो है ही नहीं है। हुँ। वो भी जब होता है तो हो जाता है। और आपको नहीं लगता कि आप जैसे प्योरिस्ट का सोशल मीडिया में प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बिल्कुल लॉस्ट हो ज़रूरी, जाएगा। बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा। नहीं तो ये कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा बिल बिकॉज़ वर्ल्ड इज़ गोइंग टुवर्ड्स मतलब दे वर्ल्ड इज़ इन सोशल मीडिया। ये भी जो हम बात कर रहे हैं, हुँ, ये अल्टीमेटली सोशल मीडिया में ही आने वाली है। हुँ, हुँ। और अगर प्योरिस्ट नहीं आएँगे तो प्योर म्यूज़िक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। वो तभी अभी समझ में आती है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी है। हुँ, एंड दूसरा विपिन पता है क्या होता है? एक एज तक मैं सच में सोचती रही व्हिच वाज़ वेरी रीसेंट मतलब आप सोच लो कि लास्ट 2 इयर्स तक हुँ, हुँ। मैं ये सोचती रही थी कि एक दिन कुछ होगा एंड ऑल ऑफ अ सडन आई विल बिकम अ वेरी बिग आर्टिस्ट। यू नो मेरे सिर्फ घर में बैठे रियाज़ करके। हुँ, तो वैसे नहीं होता है। ठीक है, गुड थिंग नाउडेज इज कि पहले तुम डिपेंडेंट थे हुँ, वेरियस एजेंसीज पे। हुँ, आप पीआर एजेंसीज पे डिपेंडेंट थे, आप कनेक्शंस पे डिपेंडेंट थे, आप म्यूजिक लेबल्स पे डिपेंडेंट थे। आज आप डिपेंडेंट ही नहीं हो। आप सोशल मीडिया में आओ अगर पसंद आए तो। हाँ, ऑडियंस आपकी है। अगर से मेरे सोशल मीडिया पे 3,500 फॉलोअर हैं इस टाइम पे, पर वो 3,500 मेरे अपने हैं। हुँ, समझ रहे हैं? वो सुनते हैं आपको। हाँ, वो मेरे अपने हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता हुँ, है ना? तो अभी राइट नाउ माय कॉन्टेक्स्ट इज़ कि मैं जितना हो सकता है शेयर कर पाऊँ। हुँ। जितना हो सकता है मैं अपना म्यूज़िक बना के, अपने टेस्ट से बना के उसको दुनिया में रख पाऊँ। हमारा आपको यहाँ बुलाने का एक रीज़न ये भी है बिकॉज़ मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्हाई डू यू मेक लॉन्ग कंटेंट? तू 1-1 घंटे के, डेढ़-डेढ़ घंटे के पॉडकास्ट क्यों बनाता है? हुँ, इसको छोटे कर दे। हुँ, 15-15 मिनट के बना, ये बना, वो बना, ये बना। तो मैं प्योरिस्ट हूँ, हुँ, ओके? हुँ, एंड आई विल कॉल पीपल ऑन माय पॉडकास्ट जिनकी स्टोरी सुन के या जिनकी थॉट प्रोसेस सुन के वो जो प्योरिटी ऑफ थॉट है, वो ज़िंदा रहे हुँ। दुनिया में। तो हमारा आपको बुलाने का भी ये रीज़न है कि आप एक प्योरिस्ट हैं और वो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात बताओ आपको कमर्शियल प्लेबैक की कभी अपॉर्च्युनिटी मिली या कभी चाह रही वो करने की? बहुत, शुरू में तो मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली जब मैं आई थी तो मुझे प्लेबैक ही करना था। प्लेबैक ही करना हाँ, था। और मुझे लगता था एकदम यूनिक वॉइस है, क्यों नहीं चलूँगी, है ना? हाँ, बॉम्बे जाना था, प्लेबैक करना था। अच्छा कमाल की बात ये है कि मैं जब मेरा आई थिंक 2013 हुँ, आई शिफ्टेड टू बॉम्बे ओके। एंड आई वाज़ देयर फॉर गुड 7 इयर्स। अच्छा। हाँ, अच्छा वो सिटी कमाल है, हुँ, कमाल सिटी है। वहाँ पे आप ऑफ कोर्स वो आपको बहुत रुलाती भी है, बहुत आपको आपको बहुत सीधा भी करती है, बट साथ में वो देती भी है बहुत, जो आपको चाहिए। पर मुझे उस सिटी ने बिल्कुल ही अलग चीज़ दी। हुँ, मुझे उस सिटी ने कंप्लीटली हील किया। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है जब मैं बॉम्बे गई थी आई वाज़ टोटली ब्रोकन। हुँ, पर जब मैं वहाँ पे 7 साल बिता के आई हूँ ना, इट रियली ट्रांसफॉर्म्ड मी। मतलब वो सिर्फ़ मुझे हील की है वो सिटी। फिर मुझे वहाँ पे दोस्त बनाने आए, हुँ, वहाँ पे मुझे रिलेशनशिप्स देखने आए, रिलेशनशिप्स बनाने आए, कि एकदम अपने लोगों से अलग चले गए इसलिए। बिल्कुल अलग चले गई और फिर मुझे अपने आप के साथ साक्षात्कार हुआ, जो मैं बहुत देर से करना चाहती थी, कैसे मैं मेडिटेट करना चाहती हूँ, लंबे आवर्स के लिए करना चाहती हूँ, मैं वो कर पाई वहाँ पे। हुँ, मैं बहुत कुछ कर पाई, पर वो कुछ भी मॉनेटरी नहीं था।
अच्छा। हाँ, जहाँ पे मैं जब गई थी बॉम्बे, तब वो मैं 3.5 लाख लेती थी एक कॉन्सर्ट का। और जब मैं बॉम्बे गई 7 साल तक कोई कॉन्सर्ट नहीं थी। और जो बॉम्बे में मैंने लास्ट कॉन्सर्ट की, इमेजिन करोगे कितने पैसे दिए उन्होंने मुझे? 2,500। ओ माय गॉड, 3.5 लाख से 2,500। हाँ, उफ। कैन यू इमेजिन? हम्म। और फिर जब मैं दिल्ली वापस शिफ्ट हुई, अगेन आई गॉट द सेम काइंड ऑफ मनी आई वाज गेटिंग। ये कमाल की बात है। तो उस सिटी ने मुझे पैसे नहीं दिए, बट उस सिटी ने मुझे जो दिया है मैं वो भूल ही नहीं सकती। तो आपको दिल्ली ज्यादा सूट करता है? दोनों सूट करते हैं, आई लव बोथ द सिटीज। हाँ। एक एक चीज और बताइए कि जब आप स्टेज पे जाती हैं, परफॉर्म करने जाती हैं, तो मोस्टली आपको आइडिया होता है कि ऑडियंस किस टाइप की है? हाँ, ऐसा होता है? होता है। तो हम करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं, तो किस टाइप की रिसर्च करते हैं और उससे आपकी परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मोस्टली हम अपने ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड भी है कि जब आपको स्पेशली प्राइवेट कॉन्सर्ट्स के लिए जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजर्स इतने डरे होते हैं ना, हमसे ज़्यादा डरे होते हैं। उनको होता है कि पता नहीं जमेगा नहीं जमेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले ही वो अपनी एक लिस्ट भेजते हैं पॉपुलर गानों की, ठीक है, ये अच्छा। नुसरत अली साहब का गा देना, ये आबिदा जी का गा देना, ये दमादम तो गाना ही गाना है, छाप तिलक तो गाना ही गाना है। अब फिर अच्छा, उस टाइम तो मैं चुप करके ले लेती हूँ लिस्ट। फिर थोड़ी देर पहले मैं उनको बताती हूँ, कॉन्सर्ट के थोड़ी देर पहले उनको बताती हूँ कि देखिए मैं थोड़े से गाने अपने भी गाऊंगी। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो, ये हमारी बात सुन रही है तो हम भी इसकी सुन लेते हैं। तो कुछ गाने फिर मैं अपने भी गाती हूँ। पर जब जब कॉन्सर्ट होती है तो सर्टेनली जो मेरे अपने ओरिजिनल्स हैं वो ज़्यादा जमते हैं। अच्छा। ऑफ कोर्स, हम्म। क्रेजी कॉम्पोजिशंस हैं वो। मेरे हम्म। गुरुजी की कॉम्पोजिशंस हैं, बट दे आर ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशंस। मतलब एक नया पन है सूफी म्यूजिक को। तो तो हम क्या सवाल कर रहे थे? सवाल कि जो ऑडियंस हैं, हाँ आप उनके बारे में रिसर्च क्या करती हैं और क्या फर्क पड़ता हाँ, है? तो हम मोस्टली में ये इतना तो तुम्हें समझ में आ ही जाता है कि किस तरह के लोग होंगे। और बीइंग अ लाइट सिंगर, मेरे को चांस ज़्यादा होता है कि मुझे नॉन म्यूजिकल लोग मिले। अच्छा। हाँ, देन से माय हस्बैंड ही इज़ अ क्लासिकल संतूर प्लेयर। तो जब उसको कोई कॉन्सर्ट के लिए बुलाता है तो वो मोस्टली सुनने वाले लोग सुनने आते हैं, वाले लोग है आते ना? हैं जिनको वही सुनना है। समझ है, हाँ। हाँ। पर मेरे को वो वैसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे वैसी ऑडियंस मिले, वैसी डीप ऑडियंस मिले। पर ये है कि परमात्मा की मेहर से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कॉन्सर्ट चल रही हो कोई उठ के जाए। किसी को बहुत ही अर्जेंट काम हो गया, एक दो बंदा उठ के गया होगा, पर लोग जमते हैं और वो बैठते हैं, ऐसा चाहे मैं कुछ भी गा लूँ। ऐसा भी हुआ है कि आप कॉन्सर्ट के लिए गए और हाउसफुल था ही नहीं? मेरे को ऑडियंस का कभी इशू नहीं रहा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे कभी कभी ऑर्गेनाइजर्स ऐसे होते हैं ना कि वो डर रहे होते हैं, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, ऑर्गेनाइज मतलब ऑडियंस आएगी नहीं आएगी। तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आती है, ऑडियंस इज़ नॉट योर इशू। लोग, रूम तो मुझे भरा हुआ ही मिलता है। आपने इंडिया से बाहर भी परफॉर्म किया? बहुत। तो जब इंडिया से बाहर परफॉर्म करते हैं, वो ऑडियंस में और यहाँ की ऑडियंस में क्या फ़र्क होता है? देखिए, मैं जो गाना गाती हूँ वो रूह का गाना है। अच्छा। तो कुछ जगहें ऐसी थी, जैसे से मैंने बर्लिन में परफॉर्म किया। अब बर्लिन में इंग्लिश भी नहीं जानते, अब मैं इंग्लिश जानती हूँ ना, मैं जर्मन जानती हूँ, एक वर्ड नहीं आता मुझे जर्मन, मतलब उस जगह का। तो ऑडियंस को भी ना उनको इंग्लिश आती है, अब एक्सप्लेन भी कैसे करूँ? मेरे को तो हिंदी इंग्लिश पंजाबी आती है। तो वहाँ पे इंडियन नहीं आए, ऑडियंस में जर्मन्स भी आ गए? हाँ, जर्मन्स ही थे। अच्छा, सिर्फ जर्मन्स थे? जर्मन्स ही थे, इंडियंस ओके। नहीं थे, वॉज फॉर फॉरेनर्स ओनली। पर ट्रस्ट मी, मुझे 5 लोग तो जो मुझे याद है, जो मुझे दिखे ऑडियंस में, जिनके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। इट्स बियॉन्ड दैट ना, तो लैंग्वेज के बियॉन्ड है ये चीज़। अगर आप उस स्टेज में हैं, अगर आप उस रिसेप्टिविटी में हैं, अगर आपका हेड बहुत ज़्यादा अपने आप में वो नहीं, तंग नहीं कर रहा आपको, और अगर आप रिसेप्टिव मोड में हैं, तो कैसे नहीं असर करेगा? वाणी है, उन संतों की वाणी है, पूरन संत हैं वो, या कंप्लीट मास्टर्स। तो जो वो बात कह के गए हैं वो परमात्मा की बात है, दैट्स लाइक गॉड टॉकिंग टू यू। तो कैसे नहीं वो असर करेगा? बहुत पावरफुल है वो। आपको ये रियलाइजेशन कब हुई कि ये इतना पावरफुल है कि इट डजंट मैटर सामने वाला कौन है? बहुत छोटी उम्र से। किस उम्र से? मतलब आई थिंक विपिन, मेरे केस में ना
आई हैव दिस गिफ्ट ऑफ माई वॉइस, हाँ है ना। तो वो जब मैं कुछ भी गाती थी ना तो लोग जुड़ जाते थे बचपन से। हम्म तो वो सबने एक्सपीरियंस किया। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं जिस फैमिली से आती हूँ, हमारे यहाँ पे 20-21 की एज में शादी हो जाती है हम्म लड़कियों की। और मेरी छोटी सिस्टर की 23 की एज में शादी हुई थी। मैंने 43 की एज में किया। मेरे पेरेंट्स को, मतलब मेरे पेरेंट्स पर लाइक कि नहीं करनी मत करो शादी। इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आई हूँ मैं, फिर भी मेरे तब भी पेरेंट्स वो वर, ऐसे थे, हाँ, दे सपोर्टेड यू थ्रू आउट। नहीं करनी मत करो, कोई टेंशन नहीं। तो एक बात बताओ, क्योंकि आप म्यूजिक में रहे और शुरू से म्यूजिक में रहे, तो आपका फ्रेंड सर्कल म्यूजिक वाला ज्यादा है या आउटसाइड ऑफ म्यूजिक है ज्यादातर? बहुत सारे वेरिड फ्रेंड सर्कल्स हैं। अच्छा, मैं बॉम्बे जब गई हूँ, मैं किसी एक म्यूजिशियन को भी फ्रेंड नहीं बना पाई। तो वहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स बने वो FTINs हैं, सारे अच्छा। एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। हाँ। हाँ, तो वैसे वाले मेरे दोस्त हैं। और यहाँ पे दिल्ली में अब मैं थोड़ा सा म्यूजिशियंस के साथ घुलना मिलना शुरू हुई हूँ बिकॉज ऑफ अबे। ओके। हाँ, एवर सिंस वी आर मैरिड, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ता है कॉन्सर्ट्स में। तो अब, और वो नेचुरली आई हैव अ सर्टेन पोजीशन, तो वो डिफरेंस है थोड़ा सा। तो वो घर भी हमने बुलाना शुरू किया है, घर में हमने महफिलें करने शुरू करी हैं। तो अब वो एक थोड़ा सा आदान प्रदान है। पर मेरे कभी फ्रेंड्स म्यूजिशियंस नहीं रहे हैं। तो ये महफिलें करनी शुरू की है, मतलब म्यूजिशियंस एक साथ इकट्ठे होते हैं और गाते हैं, हाँ, ऐसा होता है? हाँ। हम और मेरे घर में हम कोशिश करते हैं कि महीने में 1 दफ़ा करें। तो उसमें अलग अलग उसके होते हैं, जैसे आप सूफी गा रहे हैं, कोई कुछ गा रहा है? हाँ, मतलब आ जाते हैं हम जैसे क्लासिकल वर्ल्ड से बड़े सारे लोग आ जाते हैं। जैसे फ्लूट प्लेयर आ गए, कोई गज़ल वाल, अभी लास्ट जब हमने की थी तो बहुत ही टैलेंटेड गज़ल सिंगर हैं सैफ हम्म नईम अली। तो वो आए थे, उन्होंने गाया, बहुत मज़ा आया। तो तो सब जो भी बैठा है गाना शुरू हो जाता है, ऐसे होता है? कुछ महफ़िलों में एक ही सिंगर गाते हैं। रागिनी, एक चीज बताओ, अभी इफ यू सी द वर्ल्ड, पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से द अमाउंट ऑफ वॉर दैट इज गोइंग ऑन, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, हर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज इम्पैक्टेड किसी ना किसी तरीके से, और इसमें काफ़ी डिवाइडेड वर्ल्ड हो चुका है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन ऑल्सो। और उसमें हाउ डू यू सी सूफी म्यूजिक सर्वाइविंग, और इसमें जो ये बहुत अनडिवाइडेड वर्ल्ड है और आप बात कर रही हैं सब कुछ एक होने की, एक होने इसको आप कैसे व्यू करते हो? देखो विपिन, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये आई थिंक जब कबीर थे वो भी इसी से लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा है कबीर दास ने, कबीरा इश्क का माता, कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। तो जो वो दो है उसको दिल से दूर करो। जो चलना राह नाजुक है, अगर तुम्हें वो उस नाजुक राह, परमात्मा की राह पे चलना है, तो हमन सिर बोझ भारी क्या, फिर तुम दो कैसे लेके चल पाओगे, है ना। तो ये लड़ाई आई थिंक जब जीसस थे, उन्होंने भी शायद यही लड़ाई लड़ी है। उनको उनको क्या किया दुनिया ने, कबीर को क्या किया दुनिया ने, ये तो अब हम उनको भगवान बना दिए। पर जब उनकी लाइफ चल रही थी, कि आपको क्या लगता है बहुत उनको फूलों के हाथ चढ़ाए जा रहे थे? किसी को नहीं। बाबा बुल्ले शाह का कहते हैं, देखो कहानियां हैं, मैं कोई ये नहीं कह रही कि ये हिस्ट्री है या नहीं है, बट कहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह की जब डेथ हुई है तो कितने देर उनकी जो बॉडी है वो सड़क पे पड़ी रही थी। कहते हैं कि उनको काफिर कहा गया। हम्म जो एक हो गया परमात्मा का, जो उसका ही हो गया, उसको कहा ये काफिर हम्म है ना। अगर से कभी कभी मैं सच तो यही है ना, आप सच को कैसे जुटला दोगे कि हम एक ही के हैं, एक ही से सब बना है, ये अल्टीमेट रियलिटी है। तो आप इसको जो मर्जी कह दो, रिलीजन का नाम दे दो, आप इसको कंट्रीज का नाम दे दो, सच तो उससे बदलने वाला नहीं है। पर हाँ, आप जितना द्वैत लाओगे उतना हम परेशान होते जाएंगे, जितना हम एकता की तरफ जाएंगे उतने हम पीसफुल होते जाएंगे एज अ रेस, उतने हम ग्रो करेंगे। तो वही है कि हम चॉइस क्या करते हैं उस पर बहुत मैटर करता है। पर अनफॉर्चुनेटली आज बहुत एक बड़ी जो हजूम है वो दूसरी चीज को चूज कर रही है।
डिवाइडेड वर्ल्ड है। डिवाइडेड। दुख होता है, क्या करें। तो ये जो सोच है आपकी, ये आपके करियर के रास्ते में नहीं आती? पता नहीं, मैं विपिन, मैं सच्ची बताऊं, मैं पता कैसी वाली आर्टिस्ट हूँ। मैं रियाज करती हूँ, मैं अपना दिनचर्या अच्छा से बिताती हूँ, और बस मेरी टेंशन ये होती है कि सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है ना। सुबह 4 बजे उठना है, उसके लिए जल्दी सोना है। जिस दिन होता है कि कभी कहीं बाहर जाना पड़ता है तो फिर मुझे दुख होता है कि अरे यार आज लेट हो जाऊंगी, पर उठना तो उतने बजे ही है। तो मेरा स्ट्रगल वो है। और थैंकफुली भगवान ने मुझे कभी भी म्यूजिक, पॉलिटिक्स और इन सब चीजों में डाला भी नहीं। तो मैं बड़ी खुश हूँ अपनी दुनिया में। हाँ, जब मेरे को बैंक बैलेंस थोड़ा लो होने लग जाता है तो परमात्मा कॉन्सर्ट दिलवा देते हैं, कहीं से इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता है कि रागनी परफॉर्म करोगे, मैं जाके परफॉर्म कर लेती हूँ, पैसे दे देते हैं, खुश हूँ मैं। इतना ही तो है, इससे ज्यादा क्या करना है। आपने एक चीज बोली थी शुरू में पॉडकास्ट के कि गुरु आपको मिले, और आपने बोला कि गुरु मिलना अपने आप में एक बहुत भाग की बात, भाग्य की उच्च बात है। भाग। तो इसका क्या मतलब था कि गुरु मिले और भाग्य की बात है? ये बहुत लोग समझते नहीं है। बड़ी गहरी बात पूछ रहे हो। देखिए, जब मेरे को मेरे म्यूजिकल गुरु मिले तो वो भी ना सब संयोग कहते हैं ना, सब संयोग की तरह ही हुआ। मतलब मेरे फादर समहाउ हेल्प देम, उनको कुछ सामान जम्मू से लाना था, मेरे फादर की बड़ी गाड़ी थी, बीइंग अ म्यूजिशियन ही हेल्प देम टू ब्रिंग दैट सामान देयर। व्हेन ही वेंट टू देयर हाउस, माय फादर रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, सच अ ह्यूज पर्सनालिटी ही इज एज अ म्यूजिशियन। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि लुक, वो कंपोजर बहुत उम्दा हैं, कि तुम चाहोगी उनसे मिलना, लाइक वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम हिम। तो वैसे ही फिर एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ मिली, और एक पॉइंट पे मैंने मान लिया कि यही, इन्हीं को मैं अपना गुरु बनाऊंगी, म्यूजिकल गुरु बनाऊंगी। बड़ी सारी ऑपोजिशन भी थी, मतलब मेरी अपनी फैमिली से ऑपोजिशन थी, अरे यार वो तो संतूर बजाते हैं, ही इज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, गाना कैसे सिखाएंगे, गाना कैसे डेवलप करेगी अपना। तो वैसी वाली भी ऑपोजिशन थी, और प्रेशर था बड़ा सारा। पर पता नहीं, मैं अपने हेड में बहुत क्लियर थी कि ही इज द वन। और जो उन्होंने मुझे दिया है, मतलब जो यूनिकनेस उन्होंने मेरे गाने में दी है, वो आई डोंट थिंक सो कोई और उस लेवल पे कंट्रीब्यूट भी कर सकता था। पर वो जो संजोग होना और वो जो अलाइनमेंट होना यूनिवर्स का, वो हो तो हो, है ना, वो अब समझ आता है कि वो कितना ज़रूरी था। जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु है, अब उनको मिलने का मतलब बड़ा ही अलग है मेरी स्टोरी। तो जब मैं सकते हैं कौन है? तो जिनसे मेरे को इनिशिएशन मिली थी, वो संत ठाकुर सिंह जी हैं। ही इज इन, उनका जो आश्रम है वो बद्दी के पास एक जगह पे, हिमाचल में। बड़े कमाल की स्टोरी है वैसे। मैंने कहा मैं 20 थी, आई वॉज इन इंग्लैंड दैट टाइम। और इंग्लैंड में मैंने मतलब मैं फैमिली के साथ गई थी, मैं मोस्ट ऑफ माई मैटर्नल फैमिली इज इन इंग्लैंड। तो वहाँ गई हुई थी हॉलिडे के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। और मैं उससे पहले एक बहुत ही कट्टर इंसान थी, कट्टर लाइक कि 5 माला दिन की करनी ही करनी है, वैसी वाली इंसान थी। तो जब मैं इंग्लैंड में थी, और मैं किसी की नहीं सुनती थी, मतलब वाइट ही कपड़े पहनने हैं, क्या कहते हैं, हर टाइम दुपट्टे सर पे रख के रखना है, एक पूरी मर्यादा में जी रही थी। कुछ गलत नहीं है उसमें, मतलब मैं नहीं कहूँगी कि वो भी एक मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और मुझे बहुत कुछ आज अगर मैं एक मर्यादा फॉलो कर पा रही हूँ तो वो उस डिसिप्लिन की वजह से है। तो क्या हुआ, मैं अपने मामा के घर में थी, उनके ऐसे जैसे आपके यहाँ बुक्स पढ़ी हैं, तो ऐसे बुक्स पढ़ी हुई थी। तो मैं बीइंग अ यंग एक्सप्लोरर, तो मैं गई और मैंने एक बुक उठाई। जैसे मैंने बुक खोली, उसमें मुझे कुछ नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ है, कसम से कुछ नहीं मुझे पल्ले पड़ा कि वो बोल क्या रहे हैं। पर मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। उसके बाद मेरे लिए जैसे हेल के दरवाजे खुल जाते हैं ना, वैसा था। मुझे टीवी नहीं अच्छा लग रहा, मुझे लोग नहीं अच्छे लग रहे, मुझे ऐसे दिख रहा है कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, ठीक है। और अंदर से ऐसी यर्निंग थी, ऐसी खींच थी कि जैसे कोई बुला रहा है। उसके नेक्स्ट क्या हुआ, मेरे मामू ऑलरेडी उनसे इनिशिएटेड थे,
तो मैं अपने मामू के साथ ऐसे टेबल पे बैठी थी, और इससे पहले हम बहुत तर्क करते थे, और मैं उनको बताती थी कि कैसे मैं राइट हूँ और मेरा ही तरीका सही है परमात्मा को पाने का। तो मामू ऐसे टेबल पे बैठे थे, मैं इधर बैठी थी, और उन्होंने मेरी शक्ल देखी और मुझे बोला, तुम्हें नाम चाहिए, एज इफ ही वाज टॉकिंग टू माय सोल। तो मैंने ना एकदम में रो पड़ी, कहा हाँ मामू, आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट। इमिडिएटली हमने मेरी टिकट्स वापसी की बुक की, और उन्होंने अरेंज कराया मेरा वापस दिल्ली आना। और जब मैं दिल्ली पहुंची तो ऑफकोर्स जो मेरे पहले सामाजिक गुरु हैं, मैंने उनसे इजाज़त ली, क्योंकि उनसे भी मुझे बहुत प्यार है ना। तो उनसे मैंने इजाज़त ली कि अगर कुछ गलत रास्ते जा रही हूँ तो आप रोक लेना, मतलब। पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, मैं बड़े आराम से वहाँ पहुँची, मेरी इनिशिएशन हुई। तब भी मैं अपने गुरु से नहीं मिली थी, तब भी उनको नहीं देखा था मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने के बाद एक संजोग, फिर से संजोग की बात करूंगी। संजोग ऐसा था कि मेरी ऑडिशन थी इलाहाबाद में, और सेम डे मेरे गुरु वहाँ पे होने थे इलाहाबाद में किसी गांव में, और संजोगवश मेरे पास उतना ही टाइम था कि मैं वहाँ जाके उनके दर्शन कर पाती। उसके बाद मेरी ट्रेन थी, और मैं जब वहाँ पहुँची, विपिन कसम से मुझे वो इंसान दिखे ही नहीं। वो ऐसे मेरी तरफ चल के आ रहे थे, सत्संग खत्म हो गया था, वो ऐसे चल के आ रहे थे, उनके पीछे बड़ा सारा हजूम था लोगों का, और जैसे ही वो मेरी तरफ चल के आए हैं, मुझे दिखे ही नहीं वो। मुझे सिर्फ उनकी 2 आंखें दिखी और ह्यूज लाइट दिखी, वाइट लाइट। हाँ, तो वो मेरे गुरु के पहले दर्शन थे। तो उसके बाद तो जिंदगी उनकी है। ऐसा। तो मैं तो ये मानती हूँ कि गुरु बड़े भागों वालों को मिलते हैं, बहुत उच्च भाग चाहिए उसके लिए, और संजोग चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए, स्टार्स की अलाइनमेंट चाहिए, परमात्मा की मेहर चाहिए। आप एक चीज बता रही थी कि अभी आप जो कॉम्पोजिशन कर रही हैं वो कबीर के लिखे हुए शब्दों की कर रही हैं। जी, मैं अभी जो नेक्स्ट कॉन्सर्ट कर रही हूँ, मैं आपको बताया ना, मैं अभी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल हुई हूँ एज अ म्यूजिशियन, कि मुझे समझ में आया कि कोई आके नहीं करने वाला है, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो अभी जब नेक्स्ट कॉन्सर्ट कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लिमिटेड कॉन्सर्ट, लाइक 100 सीटिंग हम कर रहे हैं, और उसमें हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मेरा नेक्स्ट थीम, विच इज़ ये मिस्टिसिज्म ऑफ इंडिया के अंडर ही आएगा, बट कबीर प्रोजेक्ट है ये। तो मैं पेंट करती हूँ थोड़ा बहुत, बहुत मैच्योर तो नहीं हूँ मैं, सीखी नहीं, थोड़ा बहुत सीखी हूँ, बट बहुत म्यूज़िक की तरह नहीं सीखी हूँ, बट मेरा बहुत कहते हैं एक्सप्रेशन है पेंटिंग। तो वो दोनों को हम ज्वाइन करके कुछ एक नई चीज़ करने वाले हैं वहाँ पे। विल हैव अ प्रोजेक्टर, विल हैव पेंटिंग्स, विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो नरेशन होएगा एंड साथ में म्यूजिक होएगा। तो प्रोजेक्ट कबीर हम कर रहे हैं। आपको दिन में कितनी बार ऐसे भाव आता है जैसे इस कॉन्वर्सेशन में आया? जब भी मैं अकेली बैठी हूँ, जब भी मैं ऐसे शांति में बैठी हूँ तो आ जाता है। तो यहाँ तो अकेले नहीं थे? हाँ, यहाँ उसमें भी आ जाता है, वो जब आना हो, खुदा है ना, जब वो आता है तो वो आ जाता है। खुदा खुद आता है। खुदा का मतलब है खुद आ जाते हैं जब आना हो। तो एक चीज बताओ, हाउ डू यू परसीव कि आप, अभी आपने बोला मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हुई हूँ, कि आप जैसे म्यूजिशियन ये वाले म्यूजिक को एक लाइफस्टाइल बना सकें आगे वाली जनरेशंस के लिए? देखो विपिन, एक बात बताऊँ आपको, एक चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एवरी टाइम इंस्टाग्राम खोलती हूँ, ऑफ कोर्स मेरा फीड में भी वैसा ही आ रहा होगा, तो कुछ नहीं तो 2 दिन में कोई मैं ऐसा म्यूजिशियन, यंग म्यूजिशियन सुनती हूँ जो कि बहुत मेहनत करके आए हैं, जो कि परफेक्शन के पास हैं, म्यूजिकली। तो दैट मीन्स कि वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और वो परफेक्शन ना बिना इबादत, बिना रियाजत, बिना साधना के हो ही नहीं सकती है। तो दैट मीन्स अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग इट। तो हमारा म्यूजिक कम नहीं होने वाला है, आगे जाके बहुत अच्छे जगह जाने वाला है। और जब इतने अच्छे म्यूजिशियंस, मतलब आप देखें इंस्टाग्राम पे कितने, पहले हमें कितने इक्का दुक्का, क्या कहते हैं, टॉप पे कितने म्यूजिशियंस होते थे, बहुत कम।
अभी आप इंस्टाग्राम उठाइए, आपको कितने म्यूजिशियंस मिल जाते हैं, कितने म्यूजिशियंस मिल जाते हैं। तो आप वही देखिए ना, तो वो अच्छे सुनकार भी तो हो रहे हैं ना, अच्छे रिसीवर्स भी तो आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं अगर कमर्शलाइजेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से प्योरिटी भी बढ़ रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्योरिटी लोग हैं जो कर लोग रहे हैं। हैं। एक चीज बताइए कि मालिक डायरेक्शन में अपनी जा रहा हूँ। होंद को कम तो नहीं होने देगा ना विपिन, वो तो रहेगा ही रहेगा। वो आपके मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, वो तो उसकी गेम है ना, तो हम्म उनकी है, हम्म वो कैसे कम हो जाएंगे, उन्हीं का है सब कुछ, बस आ रहा ही उनका है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा कि हम्म, आपको भाव क्यों आते हैं। हम्म, एक स्टोरी है जो मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं शेयर की जी। कि मैंने 10-20 पॉडकास्ट जब कर लिए, हम्म, मेरा मुद्दा तो बड़ा सिंपल रहा है, दिस इज नॉट माई कमर्शियल प्रोजेक्ट, बाय yeah, द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा काम बहुत अच्छा है एंड दिस इज जस्ट माई पैशन कि मैं आप जैसे लोगों को ला सकूं और उनकी ज़िंदगी से या उनके जो लाइफ में लोग आप लोग कर रहे हैं वो देख के लोग इंस्पायर हो सके और कुछ ना कुछ फ़र्क पड़े। तो अभी जो मेरी करंट टीम है वो लोग मेरे पास व्हेन आई वाज से 20-25 पॉडकास्ट ओल्ड इन दिस दे केम एंड सताक्षी हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा 2 कैमरा लगेंगे, ये होगा वो होगा, पॉडकास्ट होता है कितने होते हैं हर महीने एंड ऑल ऑफ दैट। फिर वो मुझे बोले कि अच्छा और स्क्रिप्ट राइटर भी तो चाहिए होगा। तो ऐसे स्क्रिप्ट राइटर नहीं चाहिए होता एंड बात आगे चलेगी। थोड़ी देर बाद वो फिर से पूछे अच्छा मगर स्क्रिप्ट कौन लिखता है। एंड आई वाज लाइक किस चीज़ की स्क्रिप्ट। शी सेड पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट कौन लिखता है। आई जस्ट evaded द क्वेश्चन। देन इन द एंड शी सेड आई गॉट एवरीथिंग, ये मैं कर दूंगी, ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे, बट स्क्रिप्ट राइटर तो चाहिए ना विपिन। आई सेड स्क्रिप्ट राइटर से आपका क्या मतलब है। बोलते आपने अभी 20 पॉडकास्ट बनाए, कैसे बनाए, स्क्रिप्ट किसने लिख के दिया आपको। तो आई डिडंट हैव एन आंसर। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मतलब कॉन्शियसली मुझे पता चला कि पॉडकास्ट के लिए स्क्रिप्ट लिखनी होती है। एंड उससे पहले तो मेरे ये था कि कोई इंसान समझ में आया कि हाँ इसने ज़िंदगी में कुछ किया है एक लेवल पे, इसकी स्टोरी सुन के या इसकी थॉट सुन के ऑडियंस को कुछ वैल्यू मिलेगी। और मैं ले आता था, उनको बिठाता था, बात करते थे हमने शुरू। एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के भी लोग आने शुरू हो गए जो अब मैं म्यूजिशियन तो हूँ नहीं और ना मैं क्लासिकल डांस जानता हूँ, ना मेरे लिए मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, हम डॉक्टर्स को भी लेके आए। तो फिर मैंने आप आओ, उन्होंने पहला शूट करने के लिए आए, हमने पहला शूट किया और कुछ 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई और ख़त्म हो गया। एंड फिर वो मुझे बोलती है ये क्या था। स्क्रिप्ट। ऐसे पता नहीं। बट मैं सामने वाले को जानता हूँ, उसकी लाइफ के बारे में 4 चीज़ें जानता हूँ, उसके टॉपिक के बारे में 4 चीज़, बाकी तो सामने वाला बताएगा ना। हाँ, कहानी है उनकी। तो उसके बाद उनको अब यूज्ड टू हो गए हैं। बट मेरा मानना ये है कि जब आप प्योर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ये भाव कब आता है। जब आप प्योर इंटेंशन से, आपकी एक प्योर इंटेंशन है कि मेरे को ये वैल्यू क्रिएट करनी है, उसके बाद आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए होती। नहीं चाहिए होती। देन इट इज द डिवाइन दैट स्पीक्स थ्रू यू एब्सोल्युटली, एंड एब्सोल्युटली। देन एवरीथिंग गेट्स डन। आई टेल यू विपिन, जैसे जब ये कबीर प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में आया ना, तो मैं अपने रियाज के लिए बैठी थी, पर आई कुड नॉट सिंग, क्योंकि एक के बाद दूसरा आइडिया, दूसरे के बाद तीसरा आइडिया, तीसरे के बाद चौथा आइडिया। आई हैड टू पिक माई डायरी अप एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन कि क्या 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 हो रहा है। इट जस्ट फ्लोड। आई रियली, मतलब आई होप कि मैं वो प्रोड्यूस कर पाऊँ जो मुझे मालिक ने भेजा आइडियाज़ के रूप में। तो वो ऐसे ही काम करते हैं, है ना। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम देखेंगे कोई वहाँ पे आदमी बैठा होगा ऐसे समाधि में, ना, ये जो मोमेंट्स है ना, इस मोमेंट में वो है। मेरे को आपसे अब 2 चीज़ें चाहिए। जी। एक, और दोनों मुझे आप गा के जवाब दीजिएगा। हाँ। एक मुझे चाहिए कि अलग अलग करके पूछूं, एक एक करके पूछूं या एक एक साथ एक पूछ करके, लूं। एक चलो पहला क्वेश्चन ये है कि जो बडिंग आर्टिस्ट है, somebody who wants to take
स्पिरिचुअल म्यूजिक, आई वुड कॉल इट स्पिरिचुअल। मैं Yes, it इसको is. क्लासिकल भी नहीं कहूँगा, मैं सूफी भी नहीं कहूँगा, मैं इसको भक्ति भी नहीं कहूँगा। अगर किसी को स्पिरिचुअल म्यूजिक का पाथ लेना है, उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है? तो वो गा के हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा 2 मिनट। हाँ, क्योंकि अगर वो गा के समझ गए आपकी गाइडेंस, तो तो वो सब कुछ समझ गए। बाबा बुल्ले शाह का 2 कपलेट्स गाऊंगी। ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਇੱਕੋ हाँ जी रब बंदे दी जात है को जिवें कपड़े दे विच रूह है रब बंदे दी जात है को जिवें कपड़े दे विच रूह है ते कपड़े दे विच रूह है लुकिया ते विच बंदे दे तू है। तो बाबा बुल्ले शाह 2 बात कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं चल बुल्लिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने। तो लेट्स गो टू प्लेस जहाँ पे सब ब्लाइंड होए। हाँ, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने तो ना ही कोई समझे कि हम क्या हैं, कि जो हमारा एसेंस है। तो क्या होता है ना, हल्की सी तुम्हारी भक्ति शुरू होती है ना, लोग तुम्हारा माथे टेकने शुरू कर देते हैं। तो वो भी नहीं, भक्ति के मार्ग में वो भी नहीं चाहिए। और ना ही चाहिए कि हमें कोई पहचाने और ना ही हमें कोई मानना शुरू कर दे। तो वैसे वाला रास्ता लेना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि रब बंदे दी जात है एक को, परमात्मा हमारी एक ही जात है। जिमें कपड़े दे विच रूह है, जैसे कपड़े के अंदर रुई है ना, कॉटन है। तो कपड़े दे विच रूह है लुकिया, तो कपड़े के अंदर जैसे कॉटन छुपा हुआ है वैसे ही हमारे अंदर तुम छुपे हुए हो। ये आपका मैसेज है जो लोग स्पिरिचुअल म्यूजिक का रास्ता चुनना चाहते हैं। राह में तुम्हें खत्म होना पड़ेगा, उसको रहना पड़ेगा, फिर राह बनेगी। जब तक हम रहेंगे वो नहीं हो, आ ही नहीं पाएगा। लास्ट क्वेश्चन, उसका भी आंसर ऐसे ही चाहिए। वो है कि गिवन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, आज दुनिया जहाँ है, जहाँ जा रही है, बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, पर फिर भी बहुत डिवाइडेड भी है, और वॉर है, सब कुछ है, कंपटीशन है। मतलब मैं कई बार हैरान होता हूँ, मैं अपने बिजनेस में भी देखता हूँ, हम काम कर रहे हैं, 10 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, 100 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सबके पास बहुत काम है, मगर एक दूसरे से जेलसी बहुत है, एक दूसरे से इनसिक्योरिटी बहुत है। मैं कई बार हैरान होता हूँ, क्या जरूरत है यार? नेचुरल, आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल ह्यूमन इमोशन। सीखने आओ, सीख लो, मैं सिखा दूंगा, 4 चीजें मैं तुमसे सीख लूंगा। तो एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इस चीज में लोग फंसे हुए हैं। इसके लिए एक मैसेज आप अपने म्यूजिक से। मंदिर टांदे मस्जिद टांदे मंदिर टांदे
मस्जिद टा दे जो कुछ टहंदा है मंदिर टा दे मस्जिद टा दे ते मंदिर टा दे मस्जिद टा दे जो कुछ टहंदा है पर किसे दा दिल ना टावी पर किसे दा दिल ना टावी ते रब दे नाम विच रहिंदा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू विपिन। अगर आपको ये मैसेज मिला कि मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे मगर किसी का दिल मत ढाइए, अगर इससे आपने कुछ भी ज़रा सा सीखा है तो आप ये पॉडकास्ट और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।